हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग एफएसडीएल की ओर से एक मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एफएसडीएल ने सभी आईएसएल क्लब को एक ऑफिशियल मेल सेंड करके ये कंफर्म कर दिया है कि आईएसएल सीजन 25-26 इज ऑफिशियली ऑन होल्ड, क्योंकि एएफएफ एंड एफएसडीएल के बीच में न्यू एमआरए के रिगार्डिंग कोई भी डील रिन्यू या फिर साइन नहीं हो पाई है। सो दैट्स वाई नेक्स्ट सीजन इज नॉट पॉसिबल। एंड जो करंट एमआरए डील है वो 8 दिसंबर 2025 को एक्सपायर्ड हो रहा है। सो मान जी कि अगर वो सीजन स्टार्ट भी कर देते एंड दोनों पार्टीज के बीच में डील नहीं हो पाती, देन आपको सीजन बीच में ही रोकना पड़ सकता था। तो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि जब तक न्यू एमआरए के रिगार्डिंग कोई क्लियरिटी हमें नहीं मिलती तब तक हम नेक्स्ट सीजन का यहाँ पे कोई भी प्लानिंग शेड्यूलिंग नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको कुछ दिन पहले बोली थी कि एफएसडीएल एट द मोमेंट नेक्स्ट सीजन के रिगार्डिंग कोई भी प्लानिंग शेड्यूलिंग नहीं कर रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई कब एमआरए के रिगार्डिंग क्लियरिटी मिलेगा। तो एवरीवन इज वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो कि नेक्स्ट वीक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस अभी बताए जा रहे हैं। वहाँ से एक बार डायरेक्शन मिलेगा, उसके बाद ही एएफएफ एंड एफएसडीएल फर्दर राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन टॉक्स है वो स्टार्ट करेंगे। एंड उसके बाद जब अगर डील पॉसिबल हो पाएगी देन आईएसएल होगा, अदरवाइज डील नहीं होती है देन आईएसएल विल शट डाउन। तो ये आगे की टाइमलाइन होने वाली है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो चीज़ है ये एफएसडीएल ने कुछ दिन पहले ही क्लब्स को बोल दी थी, तो अब इसको ऑफिशियल लेटर जारी करने का क्या मतलब है। तो इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि भाई इससे आईएसएल क्लब के लॉसेस कम होंगे। ये आईएसएल क्लब्स का भाई मोटिव, या फिर उन्होंने ये एफएसडीएल से बोला हो कि भाई आप इस तरह का एक लेटर हमको दीजिए, क्योंकि इसको आईएसएल क्लब यूज़ कर सकते हैं एज ए फोर्स मेजर क्लोज। आईएसएल क्लब्स के प्लेयर्स एंड कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लोज होता है फोर्स मेजर करके, वो उसी टाइम पे यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है कि कोई एक नेचुरल डिजास्टर और उस तरह की कंडीशन में, या फिर इस तरह की कि भाई आप लीग ही नहीं हो रही है या फिर लीग ही ऑन होल्ड है, तो तब यहाँ पे क्लब्स को जो प्लेयर्स एंड कोचेस हैं उनकी सैलरी देना कंपलसरी नहीं है। तो अब क्लब्स इनको यूज़ कर सकता है जब तक आईएसएल का फ्यूचर क्लियर नहीं होता तब तक, कि भाई वो उनको नेक्स्ट 2-3 मंथ्स की सैलरी देने के लिए यू कैन से कि मैंडेटरी नहीं है, तो वो इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक यहाँ पे मोटिव हो सकता है कि इस लेटर को यूज़ किया जा सकता है इन सुप्रीम कोर्ट टू यू कैन से कि वर्डिक्ट फटाफट देने के लिए, या फिर ये बोलने के लिए कि भाई आप देखिए हमारा जो पूरा लीग है वो ऑन होल्ड हो चुका है आपके यू कैन से कि डिसीजन लेट करने की वजह से। तो इसको उस तरह से भी यहाँ पे कुछ आईएसएल क्लब प्लान कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एज ए प्ली डाल करके यहाँ पे जल्द से जल्द जो डिसीजन है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से निकलवा पाए। तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो सिचुएशन अभी ऐसा हुआ, ये हुआ ही क्यों, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियसली एएफएफ तो रिस्पॉन्सिबल है ही, क्योंकि इस तरह के जब आप बड़े मार्केटिंग डील अगर आपको साइन करने हैं तो उसके जो नेगोशिएशन है वो 6 महीने पहले नहीं, 1 साल पहले 2 साल पहले आपको स्टार्ट करने चाहिए थे, ताकि ऐसा सिचुएशन ही नहीं आता कि भाई वहाँ पे आपको लास्ट के 2-3 महीने में इतनी अनसर्टेनिटी बनती। एंड इस तरह के यू कैन से कि डील में आप बेटर अपना जो बैकअप ऑप्शन है वो भी यू कैन से कि रेडी कर सकते थे अगर दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है, जो कि एट द मोमेंट सिनारियो है कि भाई एफएसडीएल पैसा देना नहीं चाहता, वो जो 50 करोड़ दे रहा है, एंड एफएसडीएल बोल रहा है कि एएफएफ बोल रहा है कि भाई वो अगर नहीं दोगे तो भाई हम यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो आपके पास फिर बैकअप प्लान बन सकते थे अगर आपने 2 साल पहले ही नेगोशिएशन स्टार्ट किया होता तो, बट वो एएफएफ ने किया नहीं। सो ऑब्वियसली वो तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एफएसडीएल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो यहाँ पे कैसे कि इसको एज ए प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है ताकि वो एएफएफ से डील साइन करवा पाए, वो भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े कल्प्रिट है ये पूरा सिचुएशन इस हालत पे पहुंचने के, वो है आईएसएल क्लब्स, उनके ओनर्स एंड सीईओस, क्योंकि पिछले 11 साल में उन्होंने क्लब्स के ऊपर उस तरह से फोकस ही नहीं किया, या फिर इकोसिस्टम को उस तरह से डेवलप ही नहीं किया कि जिससे भाई सस्टेनेबिलिटी जो है वो यहाँ पे बन पाती। उन्होंने सिर्फ ओवर स्पेंड ही किया है पिछले 11 साल में। एफएसडीएल ने उनको एक इकोसिस्टम बना के दिया था कि जहाँ पे सिर्फ उनको अपने क्लब्स के ऊपर फोकस करना था, उनको सस्टेनेबल बनाना था, फुटबॉलिंग क्वालिटी को इंप्रूव करना था, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ना तो आपने स्टेडियम बिल्ड किए, ना आपने ट्रेनिंग फैसिलिटी डेवलप की उस तरह की, ना आपने उस तरह की एकेडमी के ऊपर यू कैन से कि ध्यान दिया। सिर्फ आपने खर्च किया प्लेयरों की सैलरी के ऊपर एंड उनकी लाइफस्टाइल, उनके होटल्स के ऊपर, दैट्स इट। अगर मान जी कि एट द मोमेंट आईएसएल 11 साल में उस तरह से डेवलप हुआ होता कि जहाँ पे आपको बेटर ब्रॉडकास्टिंग डील मिल रही है, एवरीवन इज मेकिंग द मनी, कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा यू कैन से कि लॉसेस में नहीं है, जबकि एट द मोमेंट सिनारियो डिफरेंट है कि भाई एवरी क्लब इज मेकिंग लॉस, एवरीवन इज मेकिंग लॉस, एफएसडीएल क्लब्स, एवरीवन।
तो क्लब्स की वजह से ये कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली हुई है। एफएसडीएल ने जो पैसा एएफएफ को दिया वो उन्होंने भी वेस्ट किया, जो 700 करोड़ 15 साल में दिया वो उन्होंने भी आईएसएल के अलावा जो बाकी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। एंड एफएसडीएल ने जो एक इकोसिस्टम क्लब्स को बना के दिया, वहाँ पे क्लब्स के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने उसको वेस्ट किया, यू कैन से कि ऑन दी प्लेयर्स सैलरी ओनली। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस ही नहीं किया। अभी आप देखिए कि जो केरला ब्लास्टर के डायरेक्टर है निखिल, वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और वो यहाँ पे यू कैन से कि एक कोर चीज़ होनी चाहिए टू डेवलप द इकोसिस्टम एंड एवरीथिंग। अभी आप ये लोग ज्ञानबाजी करेंगे, ये जो आईएसएल के सीईओज एंड कुछ ओनर्स और वो सब, लेकिन 11 साल में जिस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था आपने उसके ऊपर किया ही नहीं। ना तो आप अपने जो स्पॉन्सर्स है उनके साथ उस तरह की रिलेशनशिप डेवलप कर पाए। आप इजी मनी के लिए ऑलवेज यू कैन से कि भागते रहे। आप यहाँ पे बेटिंग कंपनी के पीछे भागे, जो कि अब गवर्नमेंट उनके रूल्स है वो और ज़्यादा टाइट कर रही है। सो आपको वहाँ से भी अब इशू आ रहा है, आपके पास बैकअप ऑप्शन या फिर उस तरह के स्पॉन्सर्स ही नहीं है कि जहाँ से आप अपना जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर पाए। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो आईएसएल का ये सिनारियो हुआ है उसमें अगर हम रूट कॉज देखें तो वो ये क्लब्स एंड उनके ऑफिशियल की ज़्यादा गलती है। एएफएफ का ओवरऑल डेफिनेटली जो इंडियन फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उनका उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा गलती है। तो ये पूरा सिनारियो है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हमने टेंशन वाली बात ज़्यादा कर ली, लेकिन दूसरी साइड एक अच्छी खबर भी आई है एंड वो आ रही है वुमेंस फुटबॉल के रिगार्डिंग। तो एएफएफ ने फाइनली एक सेंसिबल गुड डिसीजन लिया है रिगार्डिंग दी वुमेंस टीम। तो उन्होंने वुमेंस टीम को बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपरेशन देने के लिए फॉर दी अपकमिंग एएफसी एशियन कप एक रोड मैप डेवलप किया है, जहाँ पे उन्होंने 83 डेज का वो कैंप देंगे। 3 फेजेस में होगा, यहाँ पे एक साथ नहीं होगा, 3 फेजेस में होगा। उसके अलावा उन्होंने आईडब्ल्यूएल को भाई प्रीपोन कर दिया है, जो कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि भाई आईडब्ल्यूएल को आपको प्रीपोन करके उनको जनवरी एंड तक अगर आप खत्म कर देंगे देन फरवरी का पूरा मंथ आपकी टीम को प्रिपरेशन का मिलेगा एंड मार्च से आपका एएफसी वुमेन्स एशियन कप है। तो दैट्स अ गुड डिसीजन। सितंबर से जनवरी के बीच में आपका आईडब्ल्यूएल खेला जाएगा, जिसमें 8 टीम होंगी, यानी कि हर एक प्लेयर को आईडब्ल्यूएल से 14 मैचेस मिलेंगे। इसमें इंडिया अंडर 20 भी आईडब्ल्यूएल में खेलेगी क्योंकि उन्होंने भी प्रमोशन हासिल किया। सो दैट्स ऑल्सो गुड डिसीजन कि भाई इंडिया अंडर 20 को आप आईडब्ल्यूएल में खिला रहे हो, ताकि हमारी जो 17, 18, 19 साल की यंग प्लेयर्स है उनको भी एक आईडब्ल्यूएल में खेल के एक एक्सपोजर मिले, एक्सपीरियंस मिले। सो दैट्स ऑल्सो गुड डिसीजन। उसके अलावा एएफएफ ने ये भी डिसीजन लिया है कि जितने भी अपकमिंग फीफा विंडोज है उसमें हम मैक्सिमम 10 से 12 मैचेस यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेंडलीज प्लान कर रहे हैं, ताकि हमारी टीम को यू कैन से कि इंटरनेशनल ओपोनेंट के सामने भी खेलने का मौका मिले। उसके अलावा 6-7 डोमेस्टिक मैचेस भी हम प्लान करेंगे। सो एवरी प्लेयर विल गेट अ 30+ मैचेस before going into the AFC Women's Asian Cup. So that's a great decision and planning by the AFF for the women's team. काश ये हम सेम चीज़ बोल सकते हैं मेंस टीम के लिए, लेकिन एटलीस्ट वुमेंस टीम के लिए अच्छा किया है ये रोड मैप बना के। एंड लेट होप सो इस रोड मैप को वो एग्जीक्यूट भी कर पाए, ताकि हमें जो वुमेंस टीम है उनका बेटर परफॉर्मेंस एएफसी वुमेंस एशियन कप में देखने को मिले एंड जो हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का सपना है उसको हम बेस्ट पॉसिबल वे में चैलेंज भी कर पाए। आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थर्ड अब बात करनी है मोहन बगान सुपर जायंट के सीईओ विनय चोपड़ा ने एक ऑफिशियल लेटर भेजा है एएफएफ को, जहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अपकमिंग दुरांत कप में ऑल इंडियन प्लेयर्स के साथ दुरांत कप होना चाहिए, डोमेस्टिक प्लेयरों के साथ, और फॉरेनर्स को इसमें से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। एंड उन्होंने इसके पीछे रीज़न दिया है कि रिसेंटली जो एएफएफ की एक्सको की मीटिंग हुई उसमें भी एएफएफ का ये डिसीजन था कि भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको गेम टाइम मिलना चाहिए और उसके लिए हमें फॉरेनर्स को कम करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई दुरांत कप में आपको ऑल इंडियन यू कैन से कि प्लेयरों के साथ ही दुरांत कप करना चाहिए, ताकि इंडियन स्ट्राइकर सेंट्रल बैक्स को यहाँ पे खेलने का मौका मिले, जो कि सजेशन अच्छा है। चाहे भले ही 2-3 मैचेस ही हो, लेकिन आई थिंक इस तरह के जो टूर्नामेंट है इसमें आप ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ कर सकते हो, ताकि वहाँ पे हमारे जो यंग स्ट्राइकर्स और उन सब है उनको मौका मिल पाए। तो ये डिमांड उन्होंने एएफएफ से की है। अब देखते हैं एएफएफ क्या ऑर्गेनाइजर्स के साथ बात करके इंडियन आर्मी के साथ क्या ये चीज़ पॉसिबल करवा पाते हैं या फिर फॉरेनर्स के साथ ही दुरांत कप होगा, वो देखना होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है बेंगलुरु एफसी ने एक और फॉरेन साइनिंग को डन कर लिया है। 28 ईयर ओल्ड डिफेंसिव मिडफील्डर सिरोजदीन कुजिएव, जो कि उज्बेकिस्तान के प्लेयर है, उनको यहाँ पे उन्होंने साइन कर लिया है। उज्बेकिस्तान की लीग में उनको खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उनकी साइनिंग से यहाँ पे उन्होंने डन कर ली है। अब कई सारे लोग पूछेंगे कि भाई अभी तो आईएसएल का कोई अता पता नहीं है, तो भाई फिर यहाँ पे यू कैन से कि बीएफसी क्यों साइनिंग कर रहा है। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट ने भी 2 फॉरेन साइनिंग की है स्पेन की, बट
ये साइनिंग इसलिए की गई है कि अगर आईएसएल आगे होता है तो कोई तो इश्यू नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो 2-3 महीने में जब क्लियरिटी मिल जाएगा तो उसके बाद ऑब्वियसली भाई वो भी फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई फोर्स मेजर क्लोज यूज़ करके उनको यहाँ पे यू कैन से कि लीव करा सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो भी वेट करेंगे 1 आध महीने का जस्ट लाइक अदर क्लब्स। एंड उसके बाद यहाँ पे उनका भी जो प्लेयर्स है उनके साथ यू कैन से कि जो डिसीजन है वो फाइनल बनेगा। जैसे आप देखिए केला ब्लास्टर ने अभी हेसुस जिमेनेज़ को जाने दिया, उन्होंने बाकी फॉरेनर्स को भी बोल दिया है कि आप फ्री हो अगर आपको जाना है, क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ है उसमें अब लीग यहाँ पे नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। सो जिनको फॉरेनर्स को पर्टिकुलरली अपना फ्यूचर का डिसीजन बनाना है जल्द, वो जा सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं जहाँ पे 1-2 महीने का सैलरी मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली वो क्लोज अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से पूरा यहाँ पे सिनारियो बना है। लास्ट में बात करते हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने रीबॉक के साथ पार्टनरशिप की है। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली इट्स गुड टू सी कि भाई कोई एक ऐसी ब्रांड यहाँ पे क्लब्स के साथ इंडियन फुटबॉल में एसोसिएट हो रही है कि जो वर्ल्ड लेवल पे रिनोन्ड हो। सो अभी तो ये पार्टनरशिप की न्यूज़ है, एग्जैक्ट डिटेल इसकी निकल के नहीं आए कि भाई किस तरह की पार्टनरशिप है। लेट होप सो स्पॉन्सरशिप भी हो, ताकि भाई इस तरह की अगर अच्छी ब्रांड हमें देखने को मिलेगी इंडियन फुटबॉल में, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब जय हिंद, जय भारत।